बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान में तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और नेक्स्ट ये कि आज की जो हम आपसे ख़बर शेयर करेंगे वो है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जो एक तगड़ा बयान आया है और उन्होंने खिताब किया है जिसको मीडिया पे उस तरीके से नहीं दिखाया गया जिस तरीके से दिखाना चाहिए था। तो लिहाजा आप जैसे जानते हैं कि हम आपसे वो खबरें शेयर करते हैं जो मीडिया पे उस तरीके से हाईलाइट नहीं की जाती। तो ये जो तगड़ा बयान है जिससे फार्म 47 वालों को बड़ी तकलीफ पहुंची है और उन्होंने जो है चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट की किरदार कुशी जो है ना शुरू कर दी है। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा है वो जो है हम आपसे जो है ना आज शेयर करेंगे। तो इसको जो है आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। और पहले जो जजिस खतूत लिख रहे थे तो अब खुद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना सिर्फ एक खिताब नहीं किया है बल्कि बड़े बड़े इंकशाफ भी किए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि मैं आज अदलिया को दरपेश एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वकीलों से खिताब कर रहे थे और वो मसला है अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये मुदाखलत मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुई और आज तक ये जारी है। हमारे पास खतूत आते हैं, शिकायत आती हैं और अदलिया में मुदाखलत की जा रही है इसकी, जिसमें मुख्तलिफ इदारे मुलव्वस हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी अदलिया बगैर किसी डर और खौफ के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। मुझे 3 दिन पहले सरगोदा के जज साहब ने अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात लिख कर भेजे, लेकिन मुझे खुशी है कि ख़त के आखिर में जज साहब ने लिखा कि मैं इन तमाम वाक़यात के बाद भी खौफज़दा नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो ये सरगोदा वाले जो जज साहब हैं जिन्होंने ये लिखा है, इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जो ख़त लिखा है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने जो है ना कुछ वाक़यात लिखे हैं कि जो है ना मुझे जो है ना किसी एक यानी किसी एजेंसी का नाम लिया उन्होंने। मैं मुनासिब नहीं समझता वो ख़त जो है वो खुद जो है वो बाकी जगह पे रिपोर्ट हुआ वो देख ले। उन्होंने एक एजेंसी का नाम लिया कि भाई उन्होंने जो है जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई वहाँ पे तो मुझे अप्रोच किया और कहा कि जो है ना हमें आपसे मिलना है। तो मैंने इनकार कर दिया। ये उन्होंने ख़त में लिखा है सब बातें मुबैना तौर पर। तो मैंने इनकार कर दिया। तो आगे से जो है फिर मेरे साथ जो उन्होंने वाक़यात लिखे आगे से फिर मेरे साथ ये हुआ कि जो है ना हमारी जो अदालत है सरगोदा की उसके बाहर जो एक PMT लगी हुई है उसके ऊपर जो है ना बिजली की जो उनकी अदालत की है उसके ऊपर फायरिंग की गई। और फिर उन्होंने लिखते हैं कि जो है ना मेरे घर पे जो है एक जो गैस का मीटर लगा हुआ था बाहर जो है ना वो नामालूम अफराद ने तोड़ दिया। फिर एक भारी भरकम बिल जो है बिजली का वो मुझे भेजा गया। और फिर मेरे रिश्तेदार जो रहते हैं दूर दराज जो हैं उनके जो है ना घरों पे नामालूम अफराद गए, उनसे पूछ गछ की और हमारे मुतालिक मालूमात हासिल की। यानी वो सब लिखा कि उन्होंने कहा कि हमें इस मामले पे हिरासा किया जा रहा है। ये उन्होंने टोटल यानी मुबैना तौर पे अपने ख़त में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा। तो ये वाक़या है जिसको ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो है शेर जना आपको बता रहे थे। अच्छा आगे फरमाते हैं, और जब मेरी इन जज साहब से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं किसी सूरत किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। इनके इन अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया। मुझे फ़ख्र है अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर। इसके अलावा भी बहुत सी शिकायत आती हैं हमारे पास जो लिख कर नहीं दी गई, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये हमसे कल को सबूत मांगेंगे तो इन चीज़ों को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। ज़ाहिर बात है मैं अपनी अदलिया से भी यही कहूँगा कि आपने सिर्फ अल्लाह का खौफ रखना और किसी का यानी डर खौफ नहीं रखना। ऐसे मसले आते हैं लेकिन आपने इन लोगों की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना और बिना डर और खौफ के किसी किस्म की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटना। इसीलिए मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत है ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये ना सिर्फ मेरे ईमान का हिस्सा है बल्कि इसमें मेरा तजुर्बा भी शामिल है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक खरे इंसान थे जिन्होंने एक फ़ौजी आमिर के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। वो 13 मार्च 2007 को अकेले अपने घर से निकले, कोई इनके साथ नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमाई। इस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि लोगों की अक्सरियत यही कहती थी कि ये पाकिस्तान की तारीख है कि कोई जज एक दफ़ा घर चला जाए तो वो वापस नहीं आता। लिहाजा आप किस काम में पड़े हुए हैं?
लेकिन ये क्रेडिट रावलपिंडी बार के वकीलों को जाता है जिन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाया, और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम वकीलों और आवाम को भी ये क्रेडिट जाता है। और आप फिर इसके समरात देखें, इस तहरीक के बाद अल्लाह की मदद से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत तमाम जजेस वापस बहाल हुए और एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिखाया। इस तहरीक की वजह से हमने मार्शल्लाह का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया और मार्शल्लाह की लानत से इस मुल्क की जान छुड़वाई। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि आज जो हमारी जुडिशरी कोशिश कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की और इनकी मुदाखलत रोकने की, तो हमें ये मुकाबला बहुत बहादुरी से करना है और बिना किसी खौफ के ईमान के साथ करना है। तो इंशाअल्लाह ये मुदाखलत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मैं अपने तमाम वकील भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। और यही दरख्वास्त मैं मीडिया और तमाम सियासतदानों से भी करूंगा कि आप सब इस मुल्क की बेहतरी में अपना अपना किरदार अदा करें। इसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है अपना यानी ये खिताब किया। इसमें आप समझ तो गए होंगे कि उनका यानी इशारा किस तरफ था और वो क्या कहना चाह रहे थे। बाकी आप सब समझ रहे, क्योंकि उनकी अब जो है ना, मैंने कहा ना, फार्म 47 वाले जो है ना, वो उनकी अब कैरेक्टर असैसिनेशन जो है ना सोशल मीडिया पे उन्होंने शुरू कर दी है। और जैसे सरगोदा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो है ना खतूत लिखे, मुदाखलत वगैरह दीगर चीज़ों पे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो है ना, वो आपने शायद नोट नहीं की होगी, काजी ईसा फाइज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने एक बात करी थी जब ये जो खतूत आए थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से मुदाखलत के, तो उन्होंने यानी जब वो इसकी अपनी समाअत की थी तो उन्होंने कहा भाई मेरे दौर में तो कोई मुदाखलत नहीं हुई। ये सरगोदा वाला केस अभी का है जनाब, ये नोट करने वाली बात है चीफ जस्टिस साहब। ये सरगोदा वाला जो केस पेश बता रहे हैं ना ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, ये तो अभी का केस है। तो ये तो कह रहे मुदाखलत हुई है और ये तो आपका दौर चल रहा है। आप कहाँ खड़े हैं इस मामले पे? मतलब आपका जो ये बयानिया था चीफ जस्टिस साहब कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, वो तो अब खत्म हुआ ना। फिर आपके दौर में ये मुदाखलत तो हो गई। अब आपका काम है, अगर आपको लगता है अभी भी नहीं हुई तो बुला लें सरगोदा के चीफ जो है ना उस जज को और उनसे पूछें कि ये मुदाखलत हुई या नहीं हुई। तो एक तो मैंने यानी काजी ईसा फाइज साहब के बारे में जो है ना ये समझाने की कोशिश की है। बाकी आवाम समझदार है कि काजी ईसा फाइज साहब जो हैं वो कितने आइन पसंद हैं। बाकी आवाम समझदार है और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं कुछ चीज़ें और 2-3 गिनवाना चाहता हूँ। हाई कोर्ट के जजेस थे, यानी कोई, मैं मुसलसल एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो भी इस तरीके का जो केस आता है, यानी अच्छे खासे जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी तादाद में। अभी फुल कोर्ट में भी देखें कितने सारे जज हैं जिनके लोग अक्सर लोग नाम भी नहीं जानते। तो इतने जज होने के बावजूद भी कोई भी केस हो जिसका ताल्लुक एक मखसूस जमात से हो जो इस वक्त अताब का शिकार है, तो हम ये देखते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ असूल और क्या बोलते हैं इंसाफ की जना नज़र से हर चीज़ को देखते हैं कि भाई किसी के जुल्म नहीं होना चाहिए और हर काम इंसाफ की बुनियाद पर, यानी जो अदलिया में जो मामला चल रहे वो यानी इस नज़र से देखे जाएँ कि कानून और आइन के मुताबिक हों और असूल के मुताबिक हों। तो जब हम ये देखते हैं कि कोई भी उस यानी मखसूस जमात का केस आता है तो चीफ जस्टिस साहब जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी कोई बेंच बनता है तो अब वो जमात है वो एक किस्म का जो है ना, कई बार वो अपने बयानात में ये कह चुकी है, अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है कि चीफ जस्टिस साहब को, और सब लोग जानते भी हैं, यानी इस जमात का जो एक मखसूस जो एक जमात है जो तहरीक इंसाफ है, इसका और चीफ जस्टिस साहब का जो है ना उनके दौर में इनके खिलाफ रेफरेंस आया था काजी ईसा फाइज के लिए। तो सब लोग जानते हैं कि यानी एक माजी का एक जो है ना एक तल्ख ताल्लुक रहा है। तो एक कहते हैं ना कि एक इखलाकी तौर पर भी चीफ जस्टिस साहब को उनके केसेस से अपने आप को दूर रखना चाहिए कि भाई एक यानी मेरा इनके साथ एक मामला रहा है ऐसा, तो मैं खुद ही हट जाऊँ। लेकिन इसका उलट होता है, चीफ जस्टिस साहब कोई बेंच बनाते हैं तो उसमें मिसाल के तौर पर भी वो क्या बोलते हैं टेरियर वाइड का केस हो या इलेक्शन कमीशन वाला कोई मामला हो या इस तरीके का हो, बेंच बनाते चीफ जस्टिस साहब उस पर खुद बैठ जाते हैं। लेकिन चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, भाई उनका इस्तेकाक है। लेकिन एक ऐसा केस था जिस पर आप ये बात कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को उससे अपने दूर रखना चाहिए था, वो था मखसूस नशिस्तों वाला। ये जो तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं, इससे तो चीफ जस्टिस साहब को ये हमारी राय है कि उनको अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए था। और बाकी कोई बेंच बना देते हैं या फुल कोर्ट इस तरीके जो भी बैठ रहा था उसमें वो भले अपने आप को जो है ना वो
उसका सरबराह बन के नहीं बैठते, वो उससे अपने आप को हटा लेते कि भाई, क्योंकि ये सारा जो हुआ है, ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला हुआ है, वो उनके जो है ना उस फैसले की वजह से ये सारे जो मामला इस वक्त इलेक्शन से लेके जितने भी जो पाकिस्तान में जो भी तमाशा हुआ है इलेक्शन के बाद, ये फार्म 47-45 मखसूस नशिस्तें, ये वो निशान, ये सब उनके उस फैसले की वजह से हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, जो उन्होंने ये बात करी। उसके बाद ये हुआ, अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला, ये इतना सेंसिटिव इशू है जिसके लिए हम यानी ये सोच रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को इसमें यानी अपने आप को इस केस से दूर ही रखना चाहिए था, बाकी जजेस जो है उनके ऊपर छोड़ देते। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने इस तरीके के बयान देने शुरू कर दिए थे कि हम जो है ना कोई एक आईनी तरमीम करना चाहते हैं, जो इन जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो हैं इस जमात की, वो जब तक ये हड़प नहीं कर सकते, यानी गवर्नमेंट जो है जब तक वो इन नशिस्तों को हड़प नहीं करेगी तब तक वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये बयान देना शुरू कर दिए थे कि भाई हम आईनी तरमीम करना चाहते हैं जिसमें जजिस को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। पहली एक्सटेंशनें दे दे के कुछ इदारों का बेड़ा गर्क किया है इन्होंने, अब ये नया जो है ना कारनामा अंजाम देना चाहती है ये हुकूमत, एक्सटेंशन दे के जो है ना अदलिया के अंदर भी एक नया एक्सटेंशन का दरवाज़ा खोलना चाहती है। तो इससे मुबैना तौर पर यानी इस तरीके का यानी कहा जा रहा है कि बराह रास्त इससे काजी सफाई जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाएगी। तो एक किस्म का यानी इनडायरेक्ट अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इसका अगर यानी अगर फैसला गवर्नमेंट के हक में आता है, जो उन्होंने ये जो है ना फुल कोर्ट बिठा के उसके सरबराह खुद जो है ना बन के बैठ गए चीफ जस्टिस साहब, तो अगर ये उनकी अदालत में यानी इस तरीके का केस अगर फैसला गवर्नमेंट के हक में आता है कि भाई ये मखसूस नशिस्तें जो है ना हुकूमत को दे दी जाएँ, तो फिर तो आईनी तरमीम जो है ना वो कर लेंगे और फिर इनकी मुद्दतें जो है ना मुलाजमत बढ़ जाएगी, तो इससे इनको इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस साहब को इस केस से अपने आप को दूर रखना चाहिए था कि ये इससे तो गवर्नमेंट ने इस तरीके के बयानबाजी की है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब रावलपिंडी का जब वो क्या बोलते कमिश्नर था, जिसके जो उसने बयान दिया था कि जो है ना मैंने जो है ना धांधली करवाई और जो है ना मुझे इस चौक पे जो है ना रावलपिंडी चौक पे जो है ना मुझे फांसी दी जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने नाम लिया, बोला इसको भी फांसी दी जाए, यानी बोला ये भी धांधली है मुलविस। तो उसके बाद तो उसका जो है ना पता ही नहीं चला। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई कोई भी जो है ना यानी रावलपिंडी वाले जो है ना कमिश्नर के बारे में जो है ना एक समाज के दौरान कहा कि भाई जो है ना उठ के जो है ना उसने झूठ बोला। तो ये भी एक कमाल की बात थी कि रावलपिंडी के जो है वो जो बंदा था उसने कमिश्नर उसने झूठ बोला या सच बोला, ये तो भी इसकी तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। अब जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जज फैसला करता है ना। इस जज ने पहले कैसे जो है ना चीफ जस्टिस साहब आपने फैसला कर लिया कि उसने सच कहा था या झूठ कहा था, बल्कि आपको तो इस पर बात ही नहीं जो है ना करनी चाहिए थी, आपने फौरन बोल दिया झूठ कहा था। इसकी बात यानी हमें कोई हमारे समझ में तो नहीं आई कि आपने ये किस तरीके से जो है ना इस तरीके के रिमार्क्स दे दिए कि उसने झूठ बोला था। ये तो आपका काम है ही नहीं कि उसने सच बोला था या झूठ बोला था। आप पहले तहकीक करेंगे, जो अदलिया का काम होता है वो उसके सामने जो है ना वो क्या बोलते हैं पुलिस हो या दीगर जो भी इदारा वो इन्वेस्टिगेशन करके अदलिया के सामने रखता है, वो फिर इसको जो जज करती है कि भाई वो सच्चा था या झूठा था। अभी तो कोई इस तरीके को पता ही नहीं चल रहा, हमें तो यही नहीं पता चला अभी तक वो रावलपिंडी वाला कमिश्नर किधर है, और आपने कह दिया वो जो है ना वो झूठ बोल रहा था। तो इसी हिसाब से यानी जब हुकूमत ने ये इस तरीके का बयान दिया कि भाई हम कोई एक्सटेंशन देने वाले हैं, मतलब इन्होंने वो यानी उस खबर को देखा रावलपिंडी वाली जो कमिश्नर की थी और अपना यानी इन्होंने जो ना रिमार्क्स दिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने अर्से टाइम हो गया कि हुकूमत ये जो है ना बातें करना शुरू कर दी उन्होंने दबे अल्फाजों से कि भाई हमको ये अदलिया में ऐसी एक्सटेंशन करने वाले हैं और जो है ना आईनी तरमीम करने वाले। तो इससे बराह रास्त पता चल रहा था भाई मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की जब तक इनको नहीं मिलेंगी तब तक ये आईनी तरमीम करने के अहल नहीं है। अगर मिल गई इनको तो ये आईनी तरमीम अहल करेंगे। तो जब ये बात हमको जब इस मालूम हो गई थी तो चीफ जस्टिस साहब जो थे, जो इतनी अफवाहें चल रही थी और उनका नाम भी आ रहा था भाई इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो वो भी जैसे कमिश्नर के बारे में उन्होंने कहा कि भाई झूठ बोल रहा था, यानी वो फौरन उन्होंने आके बयान दिया, तो वो बोलते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं तो इस्तीफ़ा दे के घर जा जाऊँगा, मैं कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं लेना चाहता। उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। फिर जब वक्त गुजरा और जब वो एक दूसरा फैसला आया यानी सुप्रीम कोर्ट के है ना जब ये उसमें लगा तो एक फैसला आया कि भाई ये मखसूस नशिस्तें वाला जो इलेक्शन कमीशन का जो कारनामा था तो उसको जो है ना वो रोक दिया गया और ये फिर फुल कोर्ट बन गया। तो जब ये रोक दिया गया तब चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना फिर कहा कि नहीं मुझे तो कोई एक्सटेंशन की जरूरत नहीं। उससे पहले काफ़ी साहबी भी चीख रहे थे कि भाई चीफ जस्टिस साहब जो है ना
जो ना बता दें और जो ना अपना एक बयान दे दें कि भाई मेरा तो कुछ एक्सटेंशन वगैरह तो कोई इरादा नहीं है, और गवर्नमेंट जो कर रही है वो उनकी अपनी मर्जी है। भाई मैं तो जो ना कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं ले रहा, मेरी जो टाइम पूरी होगी मैं अपना घर चला जाऊँगा, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं करी। तो ये भी एक सोच तलब बात है। तो ऐसी बहुत सारी यानी बातें, और ये केस मैंने आपको बताया ना बराह रास्त जो ये मखसूस नशिस्तों वाला है, क्योंकि अगर मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट के हक़ में अगर फैसला जाता है इसका फुल कोर्ट का, तो वो आईनी तरमीम की तरफ फ़ौरन बढ़ेंगे। और मुसलसल हम जो है ना इस तरीके की जो है ना मामला देख रहे हैं कि अदलिया की जब इन कोर्ट ने ख़त लिखा, जैसे सरगोदा वाले जज के लिए देखे, उनका जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट वो उनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन काजी साहब फाइज जो है ना उनकी तरफ से कोई ऐसा तगड़ा बयान नहीं आया अपने जजेस के लिए, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट वाले हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, ये भी कोर्ट के जजेस ही हैं ना, मोहतरम ही जज हैं ये भी। जैसे काजी साहब फाइज हैं ऐसे ये भी हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, ओहदों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन है तो जज ना, इंसाफ फराम करने वाले। तो उनको अपनी अदलिया के साथ, अपने पुलिस के साथ, तो यानी इस तरीके से जैसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसे डट के खड़े हुए ऐसे खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हम ये देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो थोड़ा सा इस मामले को जो है ना उतना सख्ती से नहीं ले रहे जितना उनको लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अदलिया का ऊपर से अगर एतमाद आवाम का जो है खो जाता है, या इस तरीके की यानी बार बार ऐसी अफवाहें या ऐसी खबरें मार्केट में आती हैं कि भाई वाकई मुदाखलत हो रही है, तो जो दूसरी जमात है जो आजकल अताब का शिकार है, तो उसके लोग क्या सोचेंगे। और जाहिर बात है वो फिर हमदर्दी से समेटेंगे ना इस बात पे कि भाई देखें मुदाखलत हो रही है और हमारे केसेस जो है ना सबसे ज़्यादा आजकल अदालतों में लगे हुए, और मुदाखलत होती है और जो है ना जजों को जो है ना डराया और धमकाया जाता है कि हमारे खिलाफ फैसला दें, तो उनको बोलने का मौका मिलेगा। तो फिर आप फिर सोशल मीडिया बंद करेंगे, ट्विटर वैसे ही आप बंद करके बैठे हुए हैं, आपने फायरवॉल लगानी है, फिर ये लगाना है वो लगाना है, तो थोड़ा सा अपना कंडक्ट ही दुरुस्त कर लें, थोड़े से अपने मामलात ही दुरुस्त कर लें। तो ये सब फायरवॉल लगाने का और क्या बोलते हैं ट्विटर बंद करने का, यूट्यूब बंद कर दो, ये कर दो, नेट स्लो कर दो, नेट बंद कर दो, यहाँ तक कि ये हालत है कि जिस दिन इलेक्शन करवाया उस दिन इंटरनेट कॉल सर्विस ही बंद कर दी। ये वो मुल्क है जिसमें ये लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, जिस मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए आपको कॉल और इंटरनेट बंद करना हो, वहाँ पे आप कहते हैं कि जो ना गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपने एक अजीब सा तमाशा बना के इस हुकूमत है, जो फार्म 47 की हुकूमत है, इसने एक अजीब सा मुल्क के अंदर एक अजीब सा तमाशा बना के रख दी है। इसका कोई सर पैर नहीं नजर आ रहा मेरे हिसाब से। तो जो है ना बैरून मुल्क जो दुनिया बैठी हुई है वो हंसती होगी इन लोगों के ऊपर, ये किस किस्म के लोग हैं। यानी ये लोग कहते हैं कि भाई हम जैसे दिखाते हैं ना कि हमारा मुल्क जैसे पूरा माने, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप आए इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे खेलों को फ़रोग पाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं अपने मुखालफिन को जो है ना एक किस्म का दबाने के लिए, कि वो जब दुनिया देखती है बोलती है ये तो बड़ा यानी इधर तो बड़े सिक्योरिटी रिस्क हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं ना। बंदे गायब हो जाते हैं, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत से बंदे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, 10 दिन गायब, 20 दिन गायब, 30 दिन गायब, कोई पता ही नहीं चलता किधर गए। तो मतलब ये जो बाहर एक बिजनेसमैन है जिसको आप ये दावत दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, वो ये सब देखता नहीं है पाकिस्तान में खबरें, ये सब चल क्या रहा है, उसको अपनी सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा उसकी सिक्योरिटी, कि क्या होगा उसके साथ अगर वो यहाँ पर आता है, बिजनेस करता है और दीगर मामला चलाता है। कभी आप यानी इलेक्शन करवा रहे हैं आपने, यानी कॉल सर्विस बंद की हुई है, नेट सर्विस जो है ना बंद की हुई है, और यानी किसी कैदी को जो है ना अदालतें पे, यानी आप अपने खुद मुल्क को दिखा रहे हैं कि हमारी कितनी बुरी हालत है। कि आपने एक जो है ना अपोजिशन लीड जो है इनका अपोजिशन जमात का जो है ना एक तहरीक इंसाफ जो है अपोजिशन जमात जो है उसका एक जो है ना आपने वो रखा हुआ है चेयरमैन जो है उनका जेल में रखा हुआ है, और पहले आप उसके घर पे सोमनाथ का मंदिर समझ के जो है ना 17 हमले करने पहुंच गए थे कि अदालत में पेश नहीं होता, अदालत में पेश नहीं होता। अब उसको अदालत में पेश ही नहीं करते, अदालतें उठ उठ के चली जाती हैं अडियाला जेल। और कोई उनसे पूछे, यानी जिस केस में देखो जो है ना अदालतें उठ के जो है ना उसके पास बैठ जाती हैं। और कहीं अभी जैसे चीफ जस्टिस साहब ने पहले लाइव नशरियात दिखा रहे थे, ठीक है, जिस दिन उसको वीडियो लिंक के जरिए जो है पेश हो, क्योंकि वो उसका वो था क्या बोलते हैं उसकी दरखास्त थी, पटिशनर था वो, जिस दिन उसकी वो लगी इमरान खान की इन पे वीडियो लिंक के जरिए, जिस दिन उसका केस जो है ना उसमें सुनवाई जिस दिन हो रही थी, उस दिन जो है ना वीडियो लिंक ही जो है ना नशर करना बंद कर दिया, उसके बाद फिर नशर ही नहीं हुआ। मतलब क्या अजीब व गरीब बना के रखा। कोई जब जज उनके वकील बोलते हैं कि भाई इनको अदालतें पेश किया जाए, कोई ऐसा कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है ना भाई, ठीक वो जेल में पड़ा हुआ है वो शख्स जो है, जो उसने अगर जुर्म किया है तो ठीक है आप उसको अदालत में लाओ। नवाज शरीफ साहब को क्या अदालतों में नहीं लाते रहे, बाकी दीगर लीडरान को अदालतों में नहीं लाते रहे, तो इसको भी अदालत में ले आओ। कोई ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, रिहा कर दो, बरी कर दो, अदालत में तो पेश करो।
पहले आपका ये बयानिया ये था अदालत में पेश नहीं होता, अदालत में पेश नहीं होता, उसके घर को सोमनाथ का मंदिर बना के उसके घर पे हमले कर रहे थे आप। ये पुलिस वाले, ये राना सनाउल्लाह, ये सब जो है ना भेजे हुए थे, आज तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुरुस्त था या नहीं था, लेकिन बयानिया बता रहा हूँ कि भाई वो गलत था या सही था। इमरान खान उस चीज़ को एक तरफ रखे कि लेकिन इस नून लीग की हुकूमत का बयान ही गया था जी अदालत में पेश नहीं हो रहा, अदालत में पेश नहीं हो रहा, हम तो उसको पकड़ के जो है ना। और फिर वो 9 मई वाला जो हुआ मामला कि एक बंदा जो है ना अदालत में पेश हुआ हुआ लाहौर हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक करवाने के लिए, वहाँ पे जो है ना एकदम करेक्ट डाउन करके कमांडो एक्शन करके शीशे मीशे अदालतों को तोड़ के बंदा उठा के ले गए। भाई आपका मकसद तो अदालत में पेश करना था ना। वो जब अदालत में पेश, अदालत जमानत दे, गिरफ्तार करे, मनसूख करे, तो आपको ये कमांडो एक्शन करने की क्या जरूरत थी। और फिर देखें वो कितना बड़ा फिर तमाशा हुआ 9 मई का, फिर सारा मामला हो गया, फिर ये हो गया, तब वो हो गया। तो शुरुआत भी तो देखें कि ये हुआ क्या था, नुकसान कितना हुआ। हमारा एक जो फौज का इदारा है उसके साथ कितने मामला हुए, कितनी बदनामी हुई कि वो उसका यानी वो अजीब व गरीब किस्म का रिएक्शन आया, लोगों ने यानी कानून का हाथ में लिया। मैं उस ये बात नहीं कर रहा कि जो है वो जो वहाँ पे हमला हुआ जो है ना कोर कमांडर हाउस पे या दीगर जगहों पे, मेरे लिए तो कोर कमांडर हाउस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई बाबुली सा पुलिस थाना हो या सरकारी कोई भी इमलाक हो, उसको तोड़ फोड़, या मेरे लिए कोर कमांडर हाउस कोई अफजल नहीं है। मेरे लिए सारे जितने भी इदारे जो सरकारी हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, हमारे टैक्स से जो है ना उनको जो है ना वो बनते हैं, उनके जो दिगर मामले चलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं वो, तो उनको नुकसान पहुँचाना ज़ाहिर बात है गैर कानूनी काम है। तो जो भी उस दिन तोड़ फोड़ हुई है, नुकसान हुआ, तो उन्होंने गलत किया लोगों ने। एहतजाज करने का ये तरीका तो नहीं है कि आप तोड़ फोड़ शुरू कर दें, बिना तोड़ फोड़ के भी एहतजाज होते हैं और पूरी दुनिया में आप इस कई मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। तो उस दिन जो हुआ ये गलत हुआ, लेकिन ये हुआ मामला जो है शुरू कैसे हुआ वो भी तो देखने का है कि नून लीग की गवर्नमेंट ने किस तरीके से जो है ना एक अजीब व गरीब किस्म का जो है ना मामला जो है ना करती थी। पहले उसके घर पे जो है ना पुलिस भेज भेज के जो है ना एक, और उसके कारकुनों को जो है ना एक किस्म का इश्तियाल जो है ना दिलाते रहे जी कोर्ट ने पेश करना है, कोर्ट ने पेश करना है। फिर जिस दिन जनाब वो कोर्ट में पेश होने जा रहा है उस दिन कमांडो एक्शन करके कोर्ट से जो है ना शीशे तोड़ के उठा लिया, और फिर वो यानी 9 मई वाला जो है ना पूरा मामला हुआ। तो ये इस मुल्क में चल रहा है अजीब व गरीब मामला। बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करो, तो यानी जो बाहर बैठा हुआ जो शख्स है जो जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो देखता बोलता है भाई इनको तो अपने इलेक्शन करवाने के लिए जो है ना इंटरनेट बंद करना इतनी बड़ी दहशतगर्दी का खतरा है। आपने तो यही बोला ना कि भाई ये खतरा है, तो वो खतरा है, तो वो खतरा है। खुद आपने ये बोला। कोई इनसे आपसे पूछे कि भाई नेट क्यों बंद किया था, तो आपने ये बहानेबाजियाँ की ना। मतलब फिर जब आप ड्रामेबाजी करते हैं तो वो फिर ज़ाहिर बात है खबरों में तो आती है ना, आलमी खबरों में भी आएगी कि भाई थ्रेट्स थे तो यूं था तब यूं था। यानी आपको इलेक्शन करवाने के लिए पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, कॉल सर्विस बंद करनी पड़ेगी, जिसकी ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा। आपको जो है ना रिजल्ट भेजने थे, ये भेजने थे, वो भेजने थे। तो जिनको इलेक्शन करवाने के लिए ये करना पड़ेगा वो फिर किस मुंह से बोलेंगे दूसरों को कि भाई आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। फिर आप वही कैदी है जो अडियाला जेल गए, कैदी नंबर 804 जो है, उसको पेश करना हो अदालत में, तो आप कहते हैं जी दहशतगर्दी का जो है ना खतरा है। यानी आप एक कैदी जो है ना क्या बोलते हैं अदालत में पेश नहीं कर सकते। अल्लाह ही हाफिज़ है फिर आपकी हिकमत अमली का और आपके कानून उसका क्या बोलते हैं सिक्योरिटी का। मतलब कोई ये सोचता है कि भाई एक आम बंदा भी नहीं है, कोई ना कोई आम बंदा हो, कोई दहशतगर्द हो, नहीं, एक जमात का सरबराह है, उसको पेश करना है। अच्छा है पेश करें अदालत में, दूध का दूध उसका पानी का पानी हो, मुजरिम में तो सजा दें। और आप क्या कर रहे हैं? आपसे जब भी पूछा जाता है भाई पेश करें, वो जी वो थ्रेट्स हैं, तो ये हैं, तो वो हैं। यानी आप एक कैदी को एक यानी वो मुल्जिम है, मुझे अभी खैर कुछ जो सज़ा हुई हुई है जो भी है, बहरहाल एक कैदी को आप जो है ना अदालत में पेश करने के लिए आप ये बहानेबाजी करते हैं कि भाई ये सिक्योरिटी है ना थ्रेट्स है। मतलब आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप कह रहे हैं एक कैदी को, और अदालतें जेल में पहुँचती हैं कि भाई जो है ना वो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, बाहर अदालत में नहीं पेश कर सकते। ये तो इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो जब आलमी दुनिया इन सब चीज़ों को देखती होगी तो वो क्या सोचती होगी कि भाई यहाँ तो ये सूरत हाल चल रही है कि भाई एक कैदी को वहाँ पेश नहीं कर सकते, इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो बड़ा खतरा है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का। आपकी हरकतों की वजह से हम तो नहीं मानते इन सब चीज़ों को। हम तो क्योंकि क्या बोलते हैं 20-22 करोड़ की आवाम यहाँ पे रहती है पाकिस्तान में, इसी मुल्क में, क्या वो हम सब इंसान ही है ना, हम सब क्या हम इससे हमें कोई ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है क्या? लेकिन आप जिस तरीके से इस रियासत को पोर्ट्रे करते हैं ना अपने कुछ सियासी मुखालफिन के लिए, ये सोच के कि हम इनको दबाने के लिए बहानेबाजी करेंगे, वो दुनिया भी देखती है। तो ये आपकी करतूत हैं जिनकी वजह से जो है आज पाकिस्तान का ये हाल है कि जो है ना लोग इन्वेस्टमेंट
करने से पहले लाख बार सोचते हैं, क्योंकि आप खुद ही दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। हम तो इलेक्शन भी बिना नेट और कॉल बंद किए भी नहीं करवा सकते। तो ये सब आपकी फार्म 47 वालों की जो है ना वो हरकतें। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, आखिर में जो है ना उस पर भी बात करता जाऊँ। उसमें शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं जी महंगाई जो है ना 12% हो गई है। उनकी ये बात सुन के जो है ना मेरे को बड़ा, यानी मैं सोच रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। और बेड़ा गर्क कर दिया आपने आवाम का, ठीक है ना। आवाम की चीखें निकल गई। बिजली के बिल हर महीने जो है ना बिजली के बिल की जो है ना खबर आती है कि इतने जो है ना पैसों का, इतने रुपए का यूनिट का इजाफा हो गया। गैस आपने इतनी महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल को आप कहाँ से कहाँ ले गए, ठीक है, आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हर चीज़ जो एक गरीब आदमी, तनख्वाहदार तबके ने, इस चीज़ का मैं खुद भी गवाह हूँ, तनख्वाहदार तबके ने जो उनके बच्चे स्कूल पढ़ते थे उन्होंने अपने बच्चे स्कूल से उठा लिए। और आप कितना दीदा दिलेरी से आके बोलने जी महंगाई में जो है ना कमी आ गई। और आपके चमचे सहाफ़ी, आपके जो है ना क्या बोलते हैं उसके फार्म 47 के सपोर्टर और आपकी जी हजूरी करने वाले, वो आके चीज़ को डिफेंड करते हो जी मुल्क में महंगाई देखें कमी आ गई, जो है ना ये हो रहा है वो हो रहा है। बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने आवाम का, ठीक है, आवाम की मत मार दी। वो बेचारे जो है ना तंग आ गए, गुजारा कैसे कर रहे जाके आप उनके कभी बीच में जाए तो पता चले ना। आपको इन सब चीज़ों का एहसास नहीं है, इसलिए आप ऐसे बड़े बड़े बयान दे रहे थे आके, क्योंकि आप वज़ीर आज़म बन गए ना। क्योंकि आप जो आवाम के वोट से जो बंदा बनता है ना, जो इक़्तिदार में आता है, उसको एक खौफ होता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा और यानी कारकर्दगी नहीं दिखाऊँगा तो ये आवाम मुझे वोट नहीं देगी। लेकिन याद रखें, जो आवाम के वोट से मुंतखब नहीं होता ना, उसको ऐसा खौफ नहीं होता। आप देख लें हमारी क्रिकेट की सूरत है, दीगर चीज़ों के मामले वो भी देख लें हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो थे, वो एक गंदम इंक्वायरी शुरू हुई, कुछ नहीं हुआ। ये मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आलम थे, न्यूट्रल, किस तरीके से सेनेटर बन के जो ना पहुँच गए आज, वज़ीर दाखिला बन के बैठे हुए, और चेयरमैन पीसीबी का अहदा भी घेर के बैठे हुए। ओ भाई जान बख्शो इस पीसीबी के अहदे की, इसे जो है ना क्या बोलते क्रिकेट बोर्ड की जान बख्शो, अपना वजारत दाखिला का जो है ना वो संभालें आप। किसी क्रिकेटर को लेकर आए इस जगह पे चेयरमैन पीसीबी की जगह पे। क्या कोई भी क्रिकेटर नहीं बचा पाकिस्तान में सीनियर जो पीसीबी का चेयरमैन बन सके? जब देखो सहाफ़ी, जब देखो कोई टेक्नोक्रेट, जब देखो कोई और, कोई क्रिकेटर नहीं बचा। अब ये एक नया जो है ना कारनामा अंजाम दिया। एक टीवी का मालिक जो है ना उसको पहले सेनेटर बनाया, फिर वज़ीर दाखिला बनाया, फिर चेयरमैन पीसीबी बना दिया। और उसका नतीजा कितना ज़बरदस्त निकला। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान बाहर वर्ल्ड कप से, ये नतीजा निकला। तो अफसोस है कि आज मुल्क के साथ इस तरीके के मामला दरपेश आ रहे हैं, और आवाम को और ख़ास कर जो नौजवान हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं और ये लोग किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से जो है ना बैठे हुए हैं, और इनकी पॉलिसियाँ जो है ना उससे पाकिस्तान को किस किस्म के नुकसान पहुँच रहे हैं। तो जो नौजवान तबका है वो मायूस ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग चाहते हैं कि नौजवान तबका जो है ना वो मायूस हो जाए, और मायूस हो के बोले छोड़ो यार ये लोग, हम किसी को वोट दें जो भी उसकी कोई इज्जत तो है नहीं, जिनको मुंतखब होना होता है वो हो जाते हैं। ये आपने नहीं करना। आपने जब तक आपके जो है ना आपकी सांसें चल रही हैं, तमाम नौजवानों को बोल रहा हूँ पाकिस्तान के, आपने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। आप किस पार्टी से हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने वोट का हक हमेशा इस्तेमाल करना है और डट के करना है, और हमेशा इस्लाहात की तरफ जो है ना आपने जो है ना आवाज़ उठानी है। चाहे किसी भी चीज़ में हो, किसी इदारे में हो या इलेक्शन में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपने उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है। आपने पीछे नहीं हटना। जितना आपके यानी एफर्ट आप कर सकते हैं आपने करनी है, जितनी आपकी ताकत है, जितना आप बोल सकते हैं किसी भी हिसाब से, आपने ये जो ना अपना किरदार इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, वही चीज़ जस्टिस वाली बात आपने निभाना है। मायूस नहीं होना, क्योंकि आपकी मायूसी उन लोगों की जीत है जो इस तरीके के लोगों को ला के बिठाते हैं। वो आपको मायूस ही करना चाहते हैं कि आप मायूस हो जाएं और आप हट जाएं, और ये मुल्क में बादशाह चलती रहे और आवाम का इसमें कोई अमल दखल ना हो। आवाम की जो है ना एक किस्म की जूते की नोक पर रखने वाले जो है ना उनकी हालत हो जाए कि जब चाहें हम जो है ना आवाम की नाक जो है ना वो एक मोम की तरह हो कि जब चाहे ऐसे मोड़ ली, जब चाहे ऐसे मोड़ ली, कोई नज़रिया ही ना हो मुल्क का। तो ये जो है ना उनको फ़ायदा हुआ। तो नौजवान तबका जो है उससे सबसे ज़्यादा जो है मेरी उम्मीद है
कि वो इस मुल्क की जो है ना तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना कि मायूस नहीं होना। आप किस जमात से, किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मज़हब से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपकी मायूसी की बात कर रहा हूँ। आपने ये एक जमहूरी, ये जो मुल्क है और हमारा जो एक तरीक़ेकार है कि हम इलेक्शन से आवाम मुंतखब करती है, आपने इस सिस्टम से मायूस नहीं होना। आपने उन ताकतों को कभी जो है ना कामयाब होने नहीं देना जो इस सिस्टम को जो है ना एक किस्म का ये दिखाना चाहती है कि ये सिस्टम फेल है और हम जैसे चाहते हैं वैसे चलेगा। आपने ये नहीं होने देना। आपने हमेशा जमहूरियत का, इंसाफ का, अदालतों का, इन्हीं का साथ देना है। और अगर आपको लगे किसी इदारे में मुदाखलत हो रही है या कोई ऐसा मामला हो रहा है या किसी इदारे में करप्शन हो रही है, तो आपकी जितनी ताकत है आपने उस पर आइन और कानून के अंदर रहते हुए आवाज़ उठानी है। ये काम आपने हमेशा करना है। बस ये जो है आज आपसे कहना चाहता था। आखिर में फिर जो है ना ये फरमाऊँगा कि पाकिस्तान में जितने भी जो मुसलमान हैं उन सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।